अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 29, चैप्टर नंबर 11, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिन। ओरिजिन से क्या मुराद है? ओरिजिन से मुराद है आगाज। आगाज किस चीज का? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कब से बनने शुरू हुए। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स और प्लांट सोर्स है। ये हम पौधों और जानवरों से ही हासिल कर सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिनरल्स और रॉक से हासिल कर सकते हैं। देखें, इसके लिए हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्चुअली ये एक कंपैरिजन है, ना कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एनीवे बुक वाले ने ऐसे लिखा है तो हमें ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ये लिख दें, एनिमल्स, मैं सोर्सेज लिख रहा हूं, प्लांट्स, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सोर्सेज क्या हैं? रॉक्स एंड मिनरल्स। जी, सेकंड पॉइंट हमारा है कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन से क्या मुराद है? बनावट। कंपोजिशन बनावट, यानी ये बने हुए किससे? तो देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, क्योंकि चंद ही एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल उनसे मिलकर बने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे कार्बन जो है, ये तो हम जानते हैं इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है इसका, जबकि बाकी एलिमेंट्स कौन से हैं? उसमें हाइड्रोजन शामिल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ये चंद एक एलिमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तख्लीक हुई है। अदरवाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाकी तमाम एलिमेंट से बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोवलेंट लिंकेज। पॉइंट नंबर 3, कोवलेंट लिंकेज। इससे क्या मुराद है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनमें कोवलेंट लिंकेज पाया जाता है, यानी तमाम एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बाकी आयनिक कंपाउंड से बने होते हैं। आयनिक, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, ये जो कोवलेंट लिंकेज है, जिसे हमने कहा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स इसमें पाया जाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें कितनी किस्म का हो सकते हैं? या तो वो पोलर होगा, ये बात हम जानते हैं पहले से ही, या वो नॉन पोलर होगा बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जी, ये दो हिस्से हो सकते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हमने 9th क्लास के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, और इसके अलावा हमने इनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल से पढ़ रखा है। हम यहाँ सिर्फ हम यही बताएंगे कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर या तो वो पोलर हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 4, सोल्युबिलिटी। जी, सोल्युबिलिटी से क्या मुराद है? सोल्युबिलिटी मीन हलपजीरी। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। हलपजीरी से क्या मुराद है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर कंपाउंड पोलर को ही सॉल्वेंट को हल कर सकते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड को अपने अंदर हल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बेंजीन है और ईथर है, इसके अलावा अल्कोहल है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सारे कंपाउंड जो हैं ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं जो कि नॉन पोलर हैं, और जो पोलर कंपाउंड है उनको अपने अंदर हल कर सकते हैं कौन से सॉल्वेंट्स जो कि पोलर हैं, मिसाल के तौर पे वाटर। अच्छा, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का जिक्र आया है, तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसका ये फार्मूला है CS2, इसको आप CS2 भी लिख सकते हैं। यानी ये है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन क्योंकि नॉन पोलर है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जी, पॉइंट 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या मुराद है कि भाई इसमें से करंट गुजर सकता है या नहीं, ये हम बताना चाहते हैं। तो साफ जाहिर है कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं मोस्टली इनमें से ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनमें से करंट नहीं गुजर सकता, जबकि आयनिक कंपाउंड जो हैं इनके अंदर से करंट गुजर सकता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। दोनों सूरतों में इनमें से करंट गुजर जाता है कि इनमें से आयनिक कंपाउंड के, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो है मोस्टली नॉन पोलर होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, और अगर हम उनको मेल्ट कर दें तब भी करंट उनमें से गुजर जाएगा आयनिक कंपाउंड में से, या फिर उनके एक्वस सॉल्यूशन ले लें उसमें से भी करंट गुजर जाएगा। इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। नंबर 6 है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 6, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जी, हम जानते हैं 9th क्लास में भी हमने पढ़ी हैं इसकी प्रॉपर्टीज, कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि ये क्योंकि कोवलेंट नेचर के बॉन्ड होते हैं इसलिए बहुत वीक बॉन्ड होते हैं बनिस्बत आयनिक कंपाउंड के, इस वजह से इनके अंदर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 7, स्टेबिलिटी। जी, स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? स्टेबिलिटी से मुराद है कि वो कितने क़याम पजीर हैं। स्टेबिलिटी क़याम पजीर। तो हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है और वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए जरा सी हीट से वो ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है ये एक इसमें फैक्टर मौजूद है कि ये वोलाटाइल हो सकते हैं, दे में भी वोलाटाइल। वोलाटाइल से क्या मुराद है लिख लें आप अपने पास भी, इजीली इवेपोरेट। ये बड़ी आसानी, ऐसे लिक्विड जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ये वोलाटाइल लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा है पेट्रोल और पानी और अल्कोहल। सबसे पहले कौन वेपराइज होगा? अल्कोहल, और उसके बाद पेट्रोल, और उसके बाद पानी वेपराइज करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी से क्या मुराद है? कंबस्टिबिलिटी से मुराद है कि जलने की सलाहियत। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के उसके अंदर कार्बन कंटेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को जल्दी आग लग जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ना होने के बराबर वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। क्यों? जितने कार्बन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे आपने देखा है कपड़े को, पेट्रोल को, अल्कोहल को, लकड़ी को, जिन चीज़ों को आग लग जाती है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बन कंटेंट्स मौजूद हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं और उनके अंदर एनर्जी मौजूद है, और वो एनर्जी
आग लगने की सूरत में, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की सूरत में खारिज हो सकती है। ये है कंबस्टिबिलिटी। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हम साल्ट को ही देख लें, उसको आग लगती है? नहीं लगती। इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन कंबस्टिबल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट नंबर 9 है, नेक्स्ट, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या मुराद है? आपको याद होगा, हमने अभी जो इसकी पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स के कार्बन कंपाउंड जो हैं वो क्यों इतने ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो उसकी ये एक फैक्टर भी हमने पढ़ा था कि उसमें आइसोमरिज्म पाया जाता है। आइसोमरिज्म से मुराद है कि इनका सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं। इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं। मिसाल के तौर पे C4H10, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसके दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। आपको याद होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन 4 और ये साइडों पे इनके हाइड्रोजन एटम। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर इसका हम ये वाला भी बना सकते हैं। ये एक पूरे का पूरा ये कार्बन एटम यहां से उठकर इस जगह वाला हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे हम। ये मैंने रिमूव कर दिया और यहां आके ये पूरे का पूरा एक CH3 ग्रुप यहां आके अटैच हो गया और यहां वाला हाइड्रोजन अब कहां गया? वो इस जगह जाके यहां अटैच हो गया, जहां पे पूरा कार्बन एटम अटैच था। अब आपने देखा स्टूडेंट्स के इसके दो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये कौन सा है? ये नॉर्मल ब्यूटेन है, पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद है इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस की भी होगी। और दूसरा स्ट्रक्चर को आइसो ब्यूटेन। और इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि इनके बनने का अमल, बनने की रफ्तार। रेट मीन रफ्तार। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्योंकि कोवलेंट लिंकेज पाया जाता है, तो कोवलेंट लिंकेज पाया जाने की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कौन सी होगी? कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट लिंकेज की वजह से इसका मतलब क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड होगा इनके अंदर। तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं से गोबर वगैरह खाद बनाने के लिए जो फटे फटे पत्ते वगैरह दरख्तों के या दरख्तों की छाल वगैरह, वो जब यहाँ गल सड़ रही हो तो वहां पे गोबर के साथ मीथेन गैस भी पैदा हो रही होती है। लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरियल डीके होता है, तब जाके वहां पे वो मीथेन गैस वगैरह या इथेन गैस वगैरह वहां से, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, वो बनती है। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी बनने का प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है। दूसरी बात कि इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं इनके बनने के लिए? अभी मैंने आपको बताया कि इनके बनने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस भी दरकार होती हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं? एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा काउंट करता है, और दूसरा प्रेशर, और तीसरी चीज कैटालिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन में कैटालिस्ट का बहुत ज्यादा किरदार है। अगर कैटालिस्ट मौजूद है, जो रिएक्शन महीनों में खत्म होना होता है वो चंद सेकंड्स में खत्म हो जाता है। और कैटालिस्ट का ये फायदा है। कैटालिस्ट क्या होता है? विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये हम आगे थोड़े से इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आज हमारा लेक्चर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंशाल्लाह यहाँ तक अगर कोई बात आपको समझ ना आई तो you can ask me. Thank you very much in comments box. Like and share. Thank you.